सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, तनख्वाहें बढ़ी ना पेंशन में इजाफा, टैक्स रिलीफ सरकारी मुलाजमीन को तकलीफ, लाहौरी हो जाएं तैयार, 15 रोजा लॉकडाउन लगने को तैयार, दीन ईमान ना इखलाकियात का एहसास, प्राइवेट अस्पतालों में प्लाज्मा का कारोबार, मीडिया फिरौन का चैनल बिकने को तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है। साइंसदान, तिब्बी माहिर इस वबा को काबू करने के लिए, वैक्सीन की तैयारी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हुकूमतें अपने अवाम को बचाने के लिए कमर कसे हुए हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान पर नजर डालते हैं तो यहाँ हालात यकसर मुख्तलिफ नजर आते हैं। सितम देखिए, वबा के इस दौर में भी हमारे सियासी रहनुमा सियासत छोड़ने को तैयार नहीं। आज कौमी असम्बली में हमने इसका नज़ारा भी देखा, जहां ख्वाजा आसिफ और असद उमर वबा के इस दौर में भी शिकवा जवाब शिकवा खेलते नजर आए। दूसरी तरफ चीनी हो, पेट्रोल हो, आटा हो या फिर अद्वियात, मास्क और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी हो, इन मुश्किल हालात में भी माफिया अवाम का खून निचोड़ने से बाज आने को तैयार नहीं। और नौहा यह भी है कि इस वक्त जब शहरों को जान के लाले पड़े हैं, शहरी परेशान हैं, इस मुश्किल हालात में भी मसीहाई के नाम पर प्राइवेट अस्पताल मरते हुए मरीज की एक एक पाई लूटना चाहते हैं, बिल्कुल उस गिद्ध की तरह जो मुर्दार को नोच नोच कर अपना पेट भरता है। खबर यह है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज के नाम पर प्लाज्मा की फरोख्त का धंधा अरूज पर है। लाचार बेबस मरीजों से लाखों रुपए बटोरे जा रहे हैं। कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों के प्लाज्मे की बोलियां लग रही हैं। ये प्राइवेट अस्पताल मसीहाई के मरकज की बजाय प्लाज्मे की खरीदो फरोख्त के अड्डे बने हैं। कोयलों की दलाली में मुंह काला करके तिजोरियां भरी जा रही हैं और सरकार खामोश तमाशाई बनी है। इसका नोटिस कौन लेगा? कोरोना तो बहुत छोटी बला है, हवस की इस बला से हम कैसे निपटेंगे? इन सब मामलात पर बात करेंगे, लेकिन पहले जिक्र करते हैं राहबरों की राहबरी का, जो इन हालात में एक दूसरे पर इल्जाम तलाशी से बाज नहीं आ रहे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। खरल साहब, ये जो आज असम्बली में हो रहा है, क्या इससे कोरोना पर काबू पाया जा सकता है? कोरोना से शहरियों को बचाया जा सकता है? एक तरफ इल्ज़ामात, फिर जिस तरह हमने आज देखा कि आज भी बजट के हवाले से, क्योंकि सेशन तो बजट का चल रहा है, तो बजट पर बात कम होती है कि तुमने ये किया तबाह कर दिया, और जवाब आता है कि जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि कोरोना फैला ही इमरान खान की वजह से है। तो बात बजट पर थी कि चले आप अपनी तजावीज़ दे दें ऑपोजिशन कि किस तरह से कोई गरीब को इसमें रिलीफ दिया जा सकता है। कोई ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है उनको फ्रीज कर देते चंद महीने के लिए और वो पैसे सेहत के लिए लगा देते। बहरहाल सेहत के लिए इजाफा तो किया गया है बजट में पिछले साल की निस्बत, मगर ये जो कुछ हो रहा है इजलास में, इस पर क्या कहेंगे खरल साहब? मामला ये उसामा साहब, इस वक्त दो चीज़ें मुल्क में बहुत अहम हैं। जिस तरह आपने अभी दाया इंट्रो में बात की कोरोना के वाले से, एक तरफ कोरोना जो एक पूरी दुनिया के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपने मंजर कशी की इंतहाई मुख्तलिफ अल्फाज में, कि जिस तरह एक नोचा जाता है दरिंदों और भेड़ियों की तरह इंसानों को, उस तरह नोचा जा रहा है। और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है, बेबसी हुकूमत की भी नज़र आती है, हुकूमत की बेहिसी नज़र आती है। सरकारी हॉस्पिटल्स हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, उसके हवाले से जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, डोगर साहब और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ होगा। मैं कहता हूँ डॉक्टर, जिन एक फैमिली के अंदर 17 डॉक्टर्स हैं, एक टीका जो है जिसकी कीमत सरकारी तौर पर 20,000 है, वो कल मैंने जब सेक्रेटरी हेल्थ से बात की, मैंने CEO असद असलम साहब से म्यू अस्पताल से बात की, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब किसी स्टाफ ने फ़ोन उठाया, उन्होंने दोबारा फ़ोन करना गवारा नहीं किया। उनका जी बात करेंगे। सेक्रेटरी साहब मीटिंग के बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। मामला ये है कि उन्होंने प्लाज्मे वाली बात है, शरीफ मेडिकल सिटी में वो जो फैमिली जिसके वो एक सुसर है और उनके यानी जो उनकी बहू डॉक्टर है, उनकी बहू के भाई डॉक्टर हैं, उनके वालिद और वालदा डॉक्टर हैं, इस तरह फैमिली के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। उन्होंने ये कहा कि ये टीका क्या, डॉक्टर साहब बड़ा अभी जो टीका एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रहा है जिसकी कीमत 20,000 है, क्या ये मिल सकता है? मैंने इधर उधर फ़ोन घुमाए,
सरकारी हॉस्पिटल जो है, असद असलम साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा ये तो पहले तो हमारे पास आएगा, क्लिनिकल रिपोर्ट्स भेजें, फिर उसके बाद बोर्ड बनेगा, फिर हम देखेंगे लगाना कि नहीं। प्राइवेट एक और 2-3 डॉक्टर सीनियर से मैं बात की, बड़े बड़े हॉस्पिटल से, उन्होंने कहा जी एक टीका पड़ा हुआ है, मिल सकता है। मैं कितने का, उन्होंने कहा 6 लाख रुपये, और वो भी पड़ा हुआ है लाला मूसा में। लाला मूसा से आपको 6 लाख का एक टीका मिलेगा। सरकारी हॉस्पिटल का मैं सिर्फ ये चार्ट दिखा देता हूँ, बाद में प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दिखाएं लोगों को भी कि ये प्रोफाइल है, कागज़ों में बहुत सारी कहानी है। 480 टीके जो है इस वक्त ये चार्ट दिखाता है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल में पड़े हुए, लेकिन वो लगने किस किस्मत को, खुशकिस्मत को हैं, वो डोगर साहब भी अपनी विपता सुनाएंगे। अब मामला ये है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 8 से 10 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, और आपको अगर बुखार होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, निमोनिया होता है, उसका तो इलाज नहीं है, उसके टेस्ट बंद कर दिए गए। सूरत हाल ये है कि एक बंदे को अगर जुकाम, बुखार, नज़ला, डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, निमोनिया हो जाए, तो वो जनाब कोविड में आ जाता है। कोविड के हवाले से रिपोर्ट्स के अंदर बड़े एक होशरबा इंकशाफ है। जब आपकी नेगेटिव आती है, नॉट डिटेक्टिव, तो बहुत बड़ा नोट लिखा होता है, कहते हैं 1 और मोर नेगेटिव रिजल्ट डू नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन। A number of factors could lead to a negative result in a infected individual, including poor quality। अब ये चुगताई लैब, ये जो लूट मार का अड्डा बनी हुई है, ये पॉजिटिव में ये लिखती, सारी लैब में नाम ले रहा हूँ, उनका सब हमारे पास रिपोर्ट है। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ठीक है। अब उनकी पूरी में इसके अंदर मैं सिर्फ हवाला इसलिए देना रहा हूँ कि अभी वैलेंसिया सोसाइटी के अंदर बहुत सारी डेथ हुई। अब मामला ये भी है, फेक न्यूज़ का भी एक सिलसिला चल रहा है। देखें जी, फेक न्यूज़ का भी एक सिलसिला चल रहा है, और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल इसलिए क्रेडिबल बातें करता है। ये हम डेथ सर्टिफिकेट, ये रिपोर्ट्स लैब है। अब वैलेंसिया के अंदर डेथ हुई, एक दिन के अंदर 6 लाशें भी आई, उसके हवाले से 10-9 हमने बताई। अब ये 34A में 2 लोगों की भाइयों की हलाकत हुई। एक हाजी सखावत अली डोगर हैं 34A वैलेंसिया टाउन, और दूसरे उनके छोटे भाई हैं शौकत अली डोगर। अब ये जो खबर चली, बोल पे चली, हमने भी डिस्कस की। अब उनको लोगों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए कि जी आपकी भी कुछ दिन पहले हलाकतें में से लगता है कोई उस हलाकतों में, हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था, तो उनको फ़ोन आने शुरू हो गए। लोग खौफजदा हो गए कि पता नहीं हमें, चूँकि हमने तदफीन में, जनाजे में हमने पार्टिसिपेट किया है, हालांकि वो कार्डिक अरेस्ट है, उनका जो शरेआन फटी दिमाग की, और दूसरे भी उसमें लिखा हुआ है नेगेटिव, दोनों रिपोर्टें हम दिखा रहे हैं। मामला ये है कि ये मैं आपको चार्ट बता रहा था, डिस्कस जो कर रहे थे, उस पर डोगर साहब फिर बात करेंगे कि डोगर साहब के साथ क्या वाकयात हुए, दोबारा क्या हुए इस प्राइवेट हॉस्पिटल में। देखिए ये जो मछली मंडी है ना, मछली मंडी जो है बजट के हवाले से पॉइंट स्कोरिंग है, अवाम की वहां पे क्या बात होगी। अवाम मर रही है कोरोना से, और दूसरी तरफ जो भेड़िए और दरिंदे बन के बैठे हैं हॉस्पिटल के अंदर, कितना ये अच्छा शोभा है। अच्छा, और वहां पे असेंबली में कोई उनकी बात नहीं करता। यहाँ हॉस्पिटल में एक वजीर फाकी, जिस तरह डोगर साहब ने कहा, वो अपने अजीजों कारम को लेके फिरते रहे। अच्छा। और मैंने जिस तरह बात की, मैं सिर्फ डोगर साहब को वो दे मौका, अच्छा, दिखाते हैं कि टीके अवेलेबल हैं, इतने हैं। अभी हमने प्राइवेट हॉस्पिटल प्लाज्मा की बात भी करनी आगे, और प्लाज्मा भी 35,000 पे पहुंच गया जनाब। जो ये सेशन चल रहा है ये है बजट के हवाले से। कभी भी हमने यहाँ नहीं देखा कि अपोजिशन ने किसी चीज़ को सराहा हो। अब कई ड्यूटियाँ कम हुई हैं खाम माल पर, ताकि आप बाहर से सस्ता खरीद कर और फिर यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा सके। बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं पानी के, बिजली के, उनके लिए अलग से पैसे रखे गए, वरना हुकूमतें ज़्यादा ये करती हैं, ज़्यादा पैसे नहीं रखती कि 5 साल बाद ही आने हैं, पहले इलेक्शन तो हम भुगता लें। तो कई जगहों पर इन्होंने सहूलत तो दी है, लेकिन कोई इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। उसामा साहब, अपोजिशन कभी भी इस तरह अप्रिशिएट नहीं किया करती। अपोजिशन हमेशा से उन एरियाज़ को देखती है जो कि निगलेक्ट हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट ने निगलेक्ट किया है। मगर ये PTI भी यही करती रही है, नून लीग भी यही कर रही है, फिर पार्टी भी यही करती रही है। सारी दुनिया में यही होता है कि जो अपोजिशन होती है उसने वो एरिया देखने होते हैं, उसमें उन्होंने उसको क्रिटिकली एवेल्यूएट करना होता है बजट को। ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट, और फिर इस बजट में है क्या ऐसी चीज़ जिसको अपोजिशन जो है वो सपोर्ट करे। इसको जाहिर बात है, मुझे एक बात बताएं, आज ख्वाजा आसिफ साहब, मैंने उनकी सारी तकरीर सुनी जी, उनके कई पॉइंट्स बड़े वैलिड थे। कोरोना के हवाले से जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, जिसको अरशद खलील साहब भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सारा मीडिया क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बेबस बैठी हुई है। गवर्नमेंट नाम का एहसास नहीं है, एहसास नहीं है, हमारी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नज़र नहीं आ रही। और यही बात ख्वाजा आसिफ कर रहा है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? चारों चीज़ मुझे एक बात बताएं, किया उन्होंने वर्चुअल सर इमरान खान साहब, मेरी एक बात सुने, मुझे आप कहते हैं जी नोटिस पे नोटिस, आप मजाक उड़ाते हैं।
आप मुझे बताएं, चारों चीफ सेक्रेटरी को बुला के यही कर सकते हैं ना कि सर्जनिश कर सकते हैं वज़ीर आज़म के, भाई पेट्रोल की कीमतें हमने कम कर दी, हमारी हुकूमत ये कर वो सकती है। नोटिस है हर जगह जाकर सेनेटर बाबर अवान साहब ने कहा था कि जो नोटिस सरकारी मिले मशीनरी आपका उसने क्या करना है? है या क्या वज़ीर आज़म बाबर हर जगह अवान जाकर साहब क्या क्या वजीर आजम साहब आइन में ये लिखा है कि सिर्फ नोटिस लेंगे? क्या वजीर आजम साहब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेयार है वो सिर्फ नोटिस लेना है? मेरा आपसे ये सवाल है, आप बहुत बड़े फैन होंगे उनके, अच्छा। लेकिन मैं पूरी 22 करोड़ आवाम ये पूछती है, पिछले 2 साल से हर 15 दिन के बाद वजीर आजम महंगाई का नोटिस ले रहे हैं। ठीक है, हर 15 दिन के बाद चीफ सेक्रेटरी की हर 15 दिन के बाद मीटिंग होती है। और इस्लामाबाद कितनी हाई कोर्ट तौहीन है में उस चीनी नोटिस के हवाले से की, इस्लामाबाद कितनी हाई कोर्ट तौहीन को है उस मैदान में नोटिस आना की, पड़ा। जो अच्छा। कि जिले इंतजामिया सूबाई इंतजामिया उस पर कोई अमल दरामद अच्छा, नहीं लियाकत होता। शाहवानी साहब ने ज्वाइन किया, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। लियाकत शाहवानी साहब, ये लॉकडाउन की बात हो रही है मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के तो अब रात 12 बजे से सख्त लॉकडाउन होगा। सिंध हुकूमत कह रही है कि जी 15 दिन के लिए कर्फ्यू की तरह का लॉकडाउन रखा जाए, तो बलूचिस्तान हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए, बलूचिस्तान हुकूमत ने पहले तकरीबन 2 माह हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी किया, ऑलमोस्ट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थी अवाइल में, लेकिन लॉकडाउन का इतना फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि लोग जब तक SOPs पे अमल दरामद ना करें, आप भले लॉकडाउन करें, आप लोगों को घर में बिठाएं, वो घर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे, भले आप कर्फ्यू लगाएं, कर्फ्यू में मैक्सिमम लोगों को आप घरों तक मुक़य्यद करेंगे, मोहल्लों में आने नहीं देंगे। हमारे बलूचिस्तान में कल्चर है कि गरीब से गरीब शख्स के घर में भी एक रूम जो है मेहमान खाने के लिए ज़रूर होगा, जिसे हम बैठक कहते हैं। वहाँ पे घर के जो अजीज़ व क़ारिब हैं, मेल हज़रात, वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सोशल गैदरिंग होती है और कोरोना ट्रांसमिट हो रही होती है, और फिर घरों में जाके बुज़ुर्ग बच्चों और फैमिली तक वो कोरोना पहुँचा रहे होते हैं। तो उसी वक्त लॉकडाउन कामयाब हो सकती है कि हर फर्द अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। देखिए, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो है नहीं कि लोगों को आप घर से बाहर आने पे उनकी सख्ती से पाबंदी लगाएं, उनको घरों में मुक़य्यद करने की कोशिश करें। ये है हर फर्द की ज़िंदगी का मसला, हर फर्द की सेहत का मसला और फर्द की जिम्मेदारी का। गवर्नमेंट जो है, चारों सूबाई हुकूमतें प्लस फेडरल गवर्नमेंट, मैं चूंकि 3 माह से कोरोना के तमाम मामला को देख रहा हूँ, मीडिया पे रिपोर्ट कर रहा हूँ एज ए स्पोक्स पर्सन बलूचिस्तान गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम अपने तौर पे किए हैं। आइसोलेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश किए हैं, क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, ICUs बेड इस्टेब्लिश किए हैं। बलूचिस्तान में हमने 71 आइसोलेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश किए हैं, 1650 बेडेड जी, 460 बेडेड अपने आखिरी मराइल में, 960 और इस्टेब्लिश कर रहे हैं। 6500 अफराद के लिए 60 क्वारंटाइन इस्टेब्लिश किए हमने। इस वक्त हमारे 71 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में सिर्फ 3 में 117 पेशेंट मौजूद है, बाकी किसी में कोई पेशेंट नहीं। 5000 से ज़ायद जो हमारे पेशेंट्स हैं कोरोना के, वो घरों में होम आइसोलेशन में हैं। तो गुजारिश ये है कि आप किसी आम बीमारी में भी जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है और जो प्रिवेंशन का हिदायत जारी करते हैं, लोग उस पर अमल दरामद करते हैं। लेकिन ये वाइड वबा है। लेकिन शाहवानी साहब बात ये है कि लोगों को एजुकेट करना, गवर्नमेंट डॉक्टर टीका भी लगाता है, मरीज कोई कहे काम नहीं कर रहा। मैंने नहीं करना, उसने उसकी जान बचानी होती है, उसको बेहोश करके भी वो फिर उसका इलाज करता है। बांध भी दिया जाता है बाज़ औक़ात जब कोई ज़हनी मरीज हो। अगर लोग नहीं अमल कर रहे तो अमल करवाना तो फिर हुकूमत का काम है, जिंदगी बचाना हुकूमत का काम है। उनको एजुकेट करें, जुर्माने करें, पूरी दुनिया में किया जा रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते? शहवानी साहब, इसके साथ साथ आपने कहा कि 5000 ऐसे लोग हैं जो अब बलूचिस्तान में होम आइसोलेशन में हैं। पंजाब में ये हालात हैं कि यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट जो है, ऑक्सीमीटर 2000 का है, 10,000 का भी नहीं मार्केट है अवेलेबल। ऑक्सीजन का सिलेंडर 3000 वाला मार्केट में 30,000 पे भी नहीं मिल रहा। एक्ट्रमा का जो इंजेक्शन है वो 60,000 पे, 30,000 उसकी कीमत थी, 6 लाख रुपए का भी नहीं मिल रहा। कम अज कम मार्केट में इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी और कीमतों का तयन जो है वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट इसमें भी बेबस क्यों नजर आ रही है? देखिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस नहीं। पहली बात तो ये है कि ये जो फार्मासिस्ट हैं या मेडिसिन जो कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये फेडरल गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती, सूबे नहीं करते। और रेट का तयन भी फेडरल गवर्नमेंट करती है, सूबे नहीं करते। सूबे ये कर सकते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, होर्डिंग को, उसको डिस्करेज करें, जो हम कर रहे हैं। आपने जिक्र किया कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, अगर लोग SOPs में अमल दरामद नहीं करते तो सख्ती से पेश आए। हम पेश आ रहे हैं। अब तक 26,000 लोगों को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने SOPs की वायलेशन में अरेस्ट किया है।
1158 शॉप्स हमने सील किए हैं। 17,000 लोगों को अरेस्ट करके उनको मुतनब्बे वार्निंग देने के बाद हमने रिलीज किए। हर महीने सिर्फ पिछले महीने कोयटा में 36 लाख रुपए हमने जुर्माने आयद किए हैं। जितने भी SOPs है उसकी अमल दरामद, उसके अवेयरनेस के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट मुसलसल अवेयरनेस हम कैंपेन चला रहे हैं। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर दूर दराज एरियाज में जाके लोगों को लोकल लैंग्वेजेस में अवेयरनेस दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो ये वबा फैली, आज की तारीख में बहुत ही कम लोग होंगे जिसको कोरोना का या SOPs का पता ना हो। सही है। कोयटा शहर में तो सारे लोगों को मालूम है, लाहौर में, कराची में, ये तो बड़े शहर हैं, अमल नहीं मीडिया कम्युनिकेशन एक्सेस इजी है, सबको मालूम है, लेकिन लोग अमल दरामद नहीं करते। ये बिल्कुल सही। अच्छा, अमल दरामद साहब लोगों की जिम्मेदारी है। जी जी जी, मैं असद खरल साहब, जब असद उमर साहब खुद कहेंगे कि जी 12 लाख हो सकते हैं मरीज, 12 लाख जुलाई के आखिर तक, ये कितने दिन रह गए हैं? तकरीबन कोई 40 दिन, 40-45 दिनों में 12 लाख तक तादाद हो सकती है। कितनी खतरनाक सूरत हाल है। बलूचिस्तान में तो चले रकबा सबसे बड़ा, आबादी सबसे कम, यहाँ तो इस्लामाबाद पीछे छोड़ रहा है। एक शहर, कैपिटल सिटी, जहाँ सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए हुकूमत का, वो पीछे छोड़ रहा है बलूचिस्तान पूरे सूबे को। यहाँ ये हालात है, तो मुझे बताएं कि फिर होगा क्या जब आप खुद कह रहे हैं 12 लाख हो सकते हैं? रोकने किसने? आपने सुन ली। जफर मिर्जा साहब कह रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये उनको मैं वार्न करता हूँ। भाई आप वार्न करेंगे, हुकूमत के मामले आपका काम वार्न अगर ये बात कहे और मुतालबा करें और ये कहें ब्लैक मार्केटिंग, इससे ज्यादा मतलब लतीफे की बात नहीं हो सकती। उसामा साहब, बात ये है कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी अलार्मिंग सूरत है। और जो पहले दिन से हम कह रहे हैं अब वो करने शुरू हुए। उन्होंने कहा जी कल रात 12 बजे से हम लाहौर के कुछ इलाकों को बंद कर रहे हैं 2 हफ्तों के लिए, बाकायदा यानी कर्फ्यू टाइप 2 हफ्तों के लिए बंद किया जा रहा है। उसमें उन्होंने कहा शाहदरा है, शादबाग है, हरबंसपुरा के इलाकों को बंद रहेंगे, जबकि गुलबर्ग के कुछ इलाके और नक्सर टाउन और इलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटी, ओल्ड सिटी और मजंग के कुछ इलाकों को भी बंद कर दिया जाएगा। उनका कम अज कम इन इलाकों को 2 हफ्तों के लिए बंद किया जाएगा और इन इलाकों में खाने पीने की अशिया और फार्मेसी खुली रहेंगी। जब सूरत हाल को देखते हो इलाकों को खोलने का फैसला करेंगे जिन 2 हफ्तों के। अब वो कहते हैं कि SOPs का मामला अच्छा, इसमें जॉन टाउन के अंदर शहबानी साहब एक चीज, जॉन टाउन के अंदर शहबानी साहब, ये जो स्मार्ट किस्म का लॉकडाउन है जो इस्लामाबाद और लाहौर में लगाया जा रहा है, आपका क्या ख्याल है? अब जितना कोरोना फैल गया है इसका कोई फायदा होगा? क्योंकि कुछ लोग, अपोजिशन तो ये कह रही है कि कर्फ्यू लग जाना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कोयटा में क्या हालात हैं और कोयटा में इससे किस तरह निपटा जा सकता है? देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान में टोटल 8,177 केसेस हैं कोरोना के पूरे बलूचिस्तान में, जिनमें 80% यानी 6,513 केसेस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोयटा में है। बाकी 2.2% डिस्ट्रिक्ट पिशीन, 2.2% किला अब्दुल्ला, 2.1% जाफराबाद, 2% लसबेला और बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें 1%, 0.5% और 3 ऐसे जिला हैं जहाँ अभी तक कोरोना का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो अगर अभी कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसी हंगामी सूरत हाल तो कोयटा में नहीं है। अगर कोई ज़रूरत पड़ भी जाती है शहर सील करने का या हॉट स्पॉट एरियाज़ का, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोयटा ही हॉट स्पॉट करार दिया जाएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोयटा में गुज़िश्ता 3 दिनों से एक बेहतरी सामने आई है। पहले 84% केसेस जो है कोयटा के थे, अब वो 80% पे आ गए हैं। इसका मतलब है लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया है, कुछ बेहतरी SOPs में आई है। हम यही लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि कोरोना के साथ SOP पे अमल दरामद करते हुए जीना सीखें, वरना कोरोना जीने नहीं देगा। आप कोरोना से मुतासर होते भी जीने नहीं देगा। कोरोना से अमवात वाक़ई भी होती है तो ज़िंदगी का खात्मा, और अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर्फ्यू होती है तो फिर माशी हालत वो हमें जीने नहीं देगा। कोरोना आने से कबल बलूचिस्तान में 8,29,000 हाउस होल्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार थे। 2 महीने जो हमने लॉकडाउन किया, इसमें 5,20,000 हाउस होल्ड वो खत गुर्बत से नीचे चले गए। हमने डबल 1 डबल 2 इस्टेब्लिश किया कोरोना पेशेंट्स के कंप्लेंट सुनने के लिए। उसमें सिर्फ 30% लोग जो है कॉल करते थे कोरोना से मुतल्लिक मालूमात के लिए, 70% लोग राशन का पूछते थे। जब से हमने स्मार्ट लॉकडाउन में इसको कन्वर्ट किया, अब राशन के लिए जो कॉल आने वो बंद हो गए। गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी जिक्र किया, लाइन ऑर्डर का इशू नहीं है, फर्द की जिम्मेदारी है, फर्द की सेहत का मामला है। गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम अरेंजमेंट करके बैठे हैं। अगर आवाम ताउन नहीं करेगी, उसके बारे में भी आप अवेयर होते हैं।
अब ज़रा एक मजमूई जो है बलूचिस्तान का, तो यकीनन हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, जो असद उमर साहब 12 लाख का कह रहे फिगर, ये बहुत ज़्यादा है, तो ये तो बड़ी खौफनाक बात है। क्या आप समझते हैं इसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स की, बेड्स की, ऑक्सीजन की, इन सब चीज़ों की उस हवाले से तैयारी कर रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता तादाद बढ़ती है तो लोगों को, मरीजों को सहूलियात दे सकें? पहले तो यह कि हम इसको रोकें, जिस तरह कह रहे हैं कि 50% तो आप सिर्फ मास्क से ही रोक सकते हैं इसका फैलाव, तो बहरहाल उसके लिए तैयारी भी हो रही है। देखिए, असद उमर साहब ने एंड ऑफ द जुलाई तक जो 12 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेस का एक तखमीना उसने लगाया, उसके मुताबिक चूंकि कुल मुल्की आबादी का 6% आबादी बलूचिस्तान का है, तो असद उमर के इस तखमीने के मुताबिक एंड ऑफ द जुलाई बलूचिस्तान में 72,000 केसेस होंगे। मेरा अपना ये ख्याल है, 3 महीने से मैं मुसलसल बलूचिस्तान में कोविड को रिपोर्ट कर रहा हूँ, डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, आप भाइयों के साथ, मीडिया के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में 72,000 केसेस नहीं होंगे। इसकी वजह यह है, और मैं बेस करूँगा अपना ये जो बयानिया है उस डेटा की बुनियाद पे जो डेली बेसिस पे रिपोर्ट करता रहा हूँ। देखिए, बलूचिस्तान में इस वक्त हमने 37,700 टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जिसका 22% जो है 8,177 केसेस वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। कल जो हमने कोई 758 टेस्ट कंडक्ट किए थे, जिसमें 149 पॉजिटिव आए, जो बनते 21%। परसों ये 22% थे और तरसों भी 22% थे, जिस पे थोड़ी कमी आ रही है। वीकली जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं, 1600 कोई 61 केसेस इस एक हफ्ते में रिपोर्ट हुए हैं, मंडे टू संडे। अच्छा, गुज़िश्ता हफ्ते जो है 2000 से ज़ायद आए थे, उससे कबल फिर 1670 या 71 इतने केसेस थे, उससे कबल जो है 700 से नीचे थे। इसका ये मतलब है कि अगर एक एवरेज हम 2000 बेंचमार्क भी रख लें तो 6 हफ्तों में ये 12,000 केसेस बन सकते हैं और 8,000 केसेस आ जाएं। ये कुल मिला के बनते हैं एंड ऑफ द जुलाई 20,000 केसेस। तो बलूचिस्तान में 20,000 केसेस तो हो सकते हैं, 72,000 मुझे नहीं लग रहा। अल्लाह करे कि आपकी बात दुरुस्त हो। लेकिन ये कि मैं नहीं समझता कि 72,000 केसेस होंगे। ये तो यार्ड स्टिक 2,000 को आप कर रहे हैं, और उसमें से जो आएंगे उस हिसाब से आप कह रहे हैं 72,000 नहीं बनेंगे। पूरी आबादी का तो टेस्ट नहीं हो रहा ना। ये इस हवाले से इतनी बड़ी राय तो नहीं कायम की जा सकती। कुल जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, 2000 पॉजिटिव केसेस कुल जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए, कल 759 टेस्ट कंडक्ट हुए, 149 पॉजिटिव आए, जो बनते 21%। परसों जो है 22% बनते थे। यानी ये इसका मतलब है अच्छा कि जो हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, खुदा करे पूरे बलूचिस्तान का भी करें, उसमें एवरेज ये आएगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपने सब जो है टिप्स पे याद किया हुआ है, आप इसका मतलब है कि मुसलसल आप शायद लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं। ये बता दें कि आप क्या तजवीज़ देंगे पूरे पाकिस्तान को? इस वक्त पाकिस्तान में, दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं कि किस तरह से लोग क्या करें, क्या ऐसी चंद बातें हैं जिस पर अमल करके आप समझते हैं कि बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, अगर ख़त्म नहीं भी तो? वो क्या है कि इंडिविजुअली मैं करूँ, हम सब करें, हमारे सब घर वाले? क्योंकि शहरों में, जिस तरह आपने कोयटा की बात की, यही हाल लाहौर का है, कराची का है, सूबों में सबसे बड़े शहरों में, यानी 50% से ज़्यादा केसेस पंजाब के लाहौर में हैं, कराची में भी इसी तरह से। तो ये जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, क्या करें ऐसा? देहात में केसेस तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, परहेज इलाज से बेहतर है। मलेरिया और टाइफाइड से भी ज्यादा आसान है इससे एहतियात बरतना। बड़ा आसान है, सिर्फ एक कपड़े की मास्क है और कुछ भी नहीं है। देखिए, हम कहते हैं एक मास्क पहने, हमने कब कहा कि हेलमेट पहने? कि हेलमेट भारी भी है, महंगा भी है, उसको पहनने में दुश्वारी है। एक मास्क ही तो है। हम कहते हैं 1 मीटर का मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हमने कब ये कहा कि 1 किलोमीटर आप दौड़े लगाएं, ये SOP का हिस्सा होगा। सर्वाइकल के पेशेंट्स जो नेक ट्रैक्शन गले में बांध के बैठते हैं, फिरते हैं, कितना तकलीफ दे अमल होता है। महीनों उसी के साथ सोचते हैं, उठते बैठते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये जो इक्विपमेंट है इसको उतारना नहीं है, पेशेंट नहीं उतारता, उसकी बात मानता है।
बिल्कुल सही। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, आज जब बैंडेज उसको बांधा जाता है, वो कितनी 2-2 तकलीफ महीने होती है। गले में उस हाथ को लटकाए रखना पड़ता है। बिल्कुल सही है। उस तकलीफ में आप सोते हैं, तो उठते ये कोई बैठते हैं, ज्यादा डॉक्टर तकलीफ कहते नहीं और कि दूसरों की जान आपने अपने घर ये में जान बचा बैंड- सकते हैं। यानी मास्क का इस्तेमाल करें और फासला रखें। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाह साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल कितना खतरनाक, खौफनाक माफिया बन चुका है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। हमारा मुल्क, यहाँ के इदारे, यहाँ के कारोबारी, यहाँ के हॉस्पिटल, जिसको भी कह लें, सब निराले हैं। यानी यहाँ पर हाई कोर्ट ऑर्डर करता है कि जी आप चीनी 70 रुपये, खुद कह रहे हैं जी 70 रुपये किलो आप बेच दें, वो नहीं बिक सकती। पेट्रोल सस्ता होगा तो मिलेगा नहीं, आटा महंगे से महंगा होता चला जाएगा। चलें ये सब बातें छोड़ दें। इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल, जब ये वबा का दौर है और ये कह रहे हैं कि जी इंसानी हमदर्दी की ज़रूरत है, इस वक्त इंसानी जान कीमती है, तो जज्बा होना चाहिए एक दूसरे की जान बचाने का। प्राइवेट हॉस्पिटल में धंधा चल रहा है प्लाज्मे का, गोलियां लग रही हैं, बिक रहा है प्लाज्मा, लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं लोगों से जिनकी जान पर बनी होती है। अब उनके लवाहिकीन क्या करेंगे? जितना पैसा आप चाहेंगे। एक एक हफ्ते में 7-7 लाख, 10-10, 15-15 लाख का बिल बनाया जा रहा है। डेड बॉडी नहीं दी जाती कि जब तक आप पैसे नहीं ला देंगे। यहाँ ये हाल है। कोई जड़ी बूटी अगर कहीं सोशल मीडिया पर चल जाए कि जी ये फ़ायदेमंद है, तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो आपको मिलेगा ही नहीं, इतना महंगा हो जाएगा। अगर किसी इंजेक्शन का पता लग जाएगा कि जी ये इंजेक्शन जो है ये किसी तरह को बेहतरी ला सकता है, वो इलाज नहीं है, वो 6-6 लाख का हो जाएगा। दवाई शुरू में आई, वो नापैद हो गई। डॉक्टर जफर मिर्जा जो मुशीर सेहत है वो खुद चीख रहे हैं कि जी ब्लैक मार्केटिंग ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें। तो जिस मुल्क में यह हाल हो रहा होगा, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि जी ये वबा से हम निमट लेंगे? फिर आप कैसे कहेंगे कि अल्लाह का अजाब टल जाए? जो कौम ये कर रही होगी वो तो दावत दे रही होगी। मुझे दुख हो रहा है कहते हुए कि अल्लाह के अजाब को। बाबर डोगर साहब, ये किस माफिया से हम मुकाबला करें, किस माफिया की बात करें? यानी हॉस्पिटल कहते हैं जी यहाँ लोगों का इलाज होगा, वहाँ तो लोगों को मारा जा रहा है। तो सामा साहब, जब हुकूमत कमज़ोर होती है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर होती है, तो फिर इसी तरह का जंगल का लॉ बन जाता है। हर कोई अपनी मनमानी करता है और इसका मतलब ये कि स्टेट की रिटर्न नहीं है। स्टेट जो है वो इन माफिया से टक्कर लेने की पोजीशन में नहीं है। मुझे एक बात बताएं, अभी खरल साहब बात कर रहे थे एक्टेमरा का जो इंजेक्शन जी, उसमें वो आई खेप आई, तमाम हॉस्पिटल तक गई, कुछ लोगों को लग भी गए, उसके बाद एकदम उसकी शॉर्टेज हुई और आज वो 6 लाख का भी नहीं मिल रहा। और बेतहाशा हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको आपने नेगेटिव लिस्ट में डाल दिए, यानी कि क्या वहाँ पर इंडिया के शहरी आ रहे हैं जिनको आपने नेगेटिव लिस्ट में डाला है? बाबर साहब कता कलामी माफ़ी, हाफिज़ ताज अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफी साहब, ये जो हमारा ये अलमिया है, यानी एक तरफ लोग मर रहे हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है, दूसरी तरफ हाल ये है कि आप हॉस्पिटल जाएं तो वो कहेंगे जी अच्छा इतने लाख में आपको ये इलाज मिलेगा, तब आप, और वो बढ़ता चला जाएगा। जनाब बोलियां लग रही हैं, अच्छा इलाज करवाना है, ये इंजेक्शन इतने का, ये बेड इतने का, और वो पैसे पे पैसा बना रहे हैं। एक एक दिन का लाखों रुपया। चले अब 20,000 30,000 ज्यादा तो नहीं बन सकता। और ये कि ये जो प्लाज्मा है, ये खून का अतिया, अतिये का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उसको बेचना और लाखों में बेचना, क्या ये जायज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया उसामा भाई। आज ही दारुल इफ्ता पाकिस्तान और पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने फतवा जारी किया है कि प्लाज्मा को बेचना और ये जो तिब्बी सहूलियात के नाम पर हस्पताल कर रहे हैं, ये हराम है, गैर शरी है। और हुकूमत को देखें, लोग तो जिनकी बेचारे मर रहे हैं, लेकिन ये जो ऐसे अस्पतालों वाले हैं, ये जो ऐसे लोग हैं जो ये कारोबार कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए इनको लटकाए चौकों के अंदर। अब ये कोई मख्फी नहीं है, ये माफिया सामने आ गया है कि ये माफिया कौन है। हम हैरान हैं, कराची लाहौर के प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो तो जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, एक एक बेड का लाख लाख रुपया ले रहे हैं और बेचारे लोग कहाँ जाएं। मैं 1-2 केस मेरे सामने आए हैं कि लोगों ने अपने घर गिरवी रख दिए हैं। वो जो एक टीका है जो अवेलेबल नहीं है और पता नहीं वो 50,000 से इस वक्त 10 लाख में भी नहीं मिल रहा और कोई पुरसान हाल नहीं है। तो पहले शरई तौर पर मैं अर्ज कर दूं कि ये प्लाज्मा बेचने वाला और ये देने वाला
अगर वो उसके पैसे लेता है ये शरन हराम है और उसके खिलाफ कानूनी और शरई तौर पर जो है कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ऐसे लोग इस दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगह जो हैं बर्बादी अपने लिए इख्तियार कर रहे हैं। और जो अतिया करेगा, ये भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तो वो जान ले, अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को की जिंदगी को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और एक तरफ ये गुनाह है, एक तरफ ये गैर शरई और हराम अमल है कि आप इसको बेचें, आप लोगों को ब्लैकमेल करें, आप लोगों से जो है उनकी ज़रूरत और उनकी मुश्किल के वक़्त के अंदर जो है लाखों करोड़ों रुपए बटोरें। और दूसरी तरफ जो है अल्लाह कह रहा है कि तुम ये एक बोतल प्लाज्मा की दे रहे हो, कुरान करीम की आयत के मुताबिक अगर इससे कोई बच जाता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जरा उसके अजर का आप सोचें और उसके सवाब का भी सोचें। मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से कहूंगा हुकूमत ने तो आप उलमाए दीन ने तो फतवा दे दिया। मेरा सवाल ये है कि खाली प्लाज्मा नहीं, आप मेडिकल स्टोर पर चले जाएं, 2000 रुपए की चीज जो कोरोना के लिए इस्तेमाल हो सकती है वो 20,000 की मिल रही है। 3,000 रुपए का ऑक्सीजन का सिलेंडर 30,000 का मिल रहा है। 1500 से 2,000 रुपए का ऑक्सीमीटर जो है वो 15,000 रुपए का मिल रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है। ये जो अभी सना मक्की है ये 200 रुपए किलो मिलती थी, 2500 रुपए किलो भी नहीं मिल रही, 2500 रुपए किलो भी नहीं मिल रही। मेरा से ये सवाल है कि हुकूमत कहां पर है, हुकूमत की रिट कहां पर है, क्या इस मुल्क में कोई हुकूमत है या नहीं है? बात यह है कि अगर हुकूमत की रिट होती तो हम आप यहाँ बैठ के कह रहे होते कि क्या खूबसूरत हुकूमत है कि 50 रुपए की चीज़ थी 40 में मिल रही है, 10 रुपए का टीका था 5 में मिल रहा है। यही तो अलमिया है। रो हम किस बात को रहे हैं? लोग अगर ये कोई समझता है कि अगर ये लोग जिनको तिब्बी सहूलियात मिलने से जो बच सकते थे और वो मर गए और उनसे सवाल नहीं होगा, अल्लाह की कसम एक एक फर्द से जो बाइख्तियार है उससे पूछा जाएगा। हमारा काम, हमारे पास कुव्वत नाफजा नहीं है। आपका काम आवाज बुलंद करना है, हमारा काम आवाज बुलंद करना है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक दीन के तालिब इल्म अपनी बात बता देते हैं, लेकिन हुकूमत साहिब इख्तियार है। किसने हुकूमत को रोका है कि वो बड़े बड़े अस्पताल प्राइवेट जो हैं जिन्होंने अपने बेड बुक करने से पहले 5-5, 10-10 लाख रुपया जमा करवा रहे हैं, क्यों हुकूमत जो है इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही? क्यों उन मेडिकल स्टोरों को आप बंद कर दें? अगर इस वजह से लोग मरेंगे कि जखीरा अंदोजों और इन मलऊनों को, अल्लाह के नबी ने जखीरा अंदोजों के ऊपर लानत भेजी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है। इन मलऊनों के मेडिकल स्टोर बंद करने से और इनके अस्पताल बंद करने से अगर कोई मरता है तो फिर ये अल्लाह का फैसला है कि, लेकिन हुकूमत का फैसला ये होना चाहिए था कि जिस शख्स ने 1 रुपया भी चीज महंगी की है उसको चौकों चौराहों में लटका दिया जाए। अच्छा, साहब आपने बड़ी जबरदस्त बात की, जो है ये बड़ी जबरदस्त बात की और मैं आपको इस बात को अप्रिशिएट भी करता हूँ, इंडोर्स भी करता हूँ। सिर्फ एक काम हुकूमत कर ले, आराम से हो सकता है। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, आप नेशनल हॉस्पिटल को ले लें, आप डॉक्टर हॉस्पिटल को ले लें, आप सर्जी मेड को ले लें, और बहुत सारे लंबी एक लिस्ट है। लाहौर की बात कर लें, कराची की बात कर लें, उन हॉस्पिटल के जो हेड्स हैं उन्होंने जब अस्पताल बनाए और आज वो कितने अरब के मालिक बन चुके हैं, टैक्स कितना चोरी किया, बहुत सारे गैर मुल्कों में उनकी जो जायदादें हैं, मेरे पास तो ऑलरेडी उनकी तफसील है। क्या इदारे इनको पकड़ के इनके पेट से वो माल नहीं निकाल सकते? आप जो है लोगों को लूट रहे हैं, पेट्रोल, अच्छा हर माफिया जो है वो तो बंद है। छोटा सा एक और सवाल, मामला ये एक तो मिलती नहीं है, महंगी मिलती है। रेसोचीन नाम लिया गायब हो गई, क्लोरोक्विन नाम लिया गायब हो गई, एरिथ्रोसिन नाम लिया गायब हो गई, कोई टीका एक्सपेरिमेंटल आता है वो गायब हो जाता है। 20,000 का टीका मेरे पास, ये हॉस्पिटल की लिस्ट है। एलोकेशन ऑफ ये जो इंजेक्शन एक्टमरा है, एक्टमरा ये 200 mg, ये हॉस्पिटल की लिस्ट है। अशरफी साहब अलमिया है। मैं कल सारी अथॉरिटी से बात की है, मैंने सेक्रेटरी हेल्थ से बात की, मैंने असर असलम जो CEO म्यू हॉस्पिटल उनसे बात की, मैंने डॉक्टर जासमिन राशिद साहबा के स्टाफ ने फ़ोन उठाया, दोबारा उन्होंने फ़ोन करना दोबारा नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सबको मैंने कहा
मैंने कहा ये 460 है टीके, आपके हॉस्पिटल 10 एलोकेशन है, क्या एक टीका किसी मरीज को फराम करने की पोजीशन में है? मैं आपको एलोकेशन बता भी देता हूँ। म्यू हॉस्पिटल में 60, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 48 पड़े हुए हैं, पीकेएल में 48 है, सरसद हॉस्पिटल में 40 है, जिन्ना हॉस्पिटल में 28 है, सर गंगाराम में 20 है, 72 है जनाब रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में 72 है, और टोटल जनाब निश्चर हॉस्पिटल मुल्तान में 72 है। 460 टीके हैं, लेकिन एक टीका नहीं को दे सकता। 20,000 कीमत वाला टीका 6 लाख में, लाला मूसा से उन्होंने कहा 6 लाख रुपए हम लेंगे, टीका आपको दे देंगे। सरकारी जो है वो बिल्कुल खून भी ये की है, इलाज सारी नहीं बात है हुई। साहब, ये रियासत मदीना, ये तो अपने आपको रियासत मदीना के फॉलोअर कह रहे हैं। जहाँ के फरात के दरियाए फरात पे कुत्ता मरता है तो खलीफा वक्त उसका जवाब दे है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, लोगों को नोचा जा रहा है, बमबोड़ा जा रहा है, और हुकूमत जो है ब्रेक का वक्त है, चंद सेकंड में अगर आप कुछ फरमाएं। इस पे क्या फतवा है आपका रियासत मदीना के दावेदारों के लिए? मेरी गुजारिश ये है कि बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक तो ये है कि लोगों से हम अपील कर सकते हैं कि खुदा के लिए एहतियात करें, किसी ने आपको नहीं बचाना अल्लाह के अलावा, अपने रब से अपना ताल्लुक कायम करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, वो वीडियो देखी नहीं जा रही हैं, आज भी सर्विस अस्पताल की और पता नहीं कहाँ की आई हैं, लोग तड़प रहे हैं। भूख बर्दाश्त करो, अपने घरों के अंदर रहो, अपनी आल औलाद के लिए, अपने आप के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना तारिक शरीफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या मीर शकील रहमान का चैनल बिकने वाला है। ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। मुसद्दिक़ा ज़राए ने तस्दीक की है कि मीर शकील और हुकाम के दरमियान इस हवाले से एक मुआहदा हो रहा है, और मीर शकील जो हैं वो अपना चैनल अब हुकाम के हवाले करने को तैयार हैं। अब ये चैनल बेचा जाएगा, मुलाजमीन की तनख्वाहों का क्या होगा। लेकिन साथ खबर ये भी है कि मीर इब्राहिम जो मीर शकील के बेटे हैं वो रुकावट बने हुए हैं, और वो कहते हैं कि जी नहीं, मैं सारी बातें मानूंगा लेकिन हम इसको चलाएँगे, मैं नहीं देना चाहता। तो अब वो इनका ख्याल है, मीर शकील चाहते हैं कि उसके बाद ये कोई एग्रीमेंट हो जाए और मैं मुल्क से चला जाऊं और आराम से ज़िंदगी गुजारूं। असद खलल साहब, क्या ये मामला है, किस तरह से बेचा जाएगा, क्या होगा इसका, और लोगों का जो वहाँ बेचारे काम कर रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मामला ये है कि मीर शकील रहमान साहब, आपको पता है बड़ी उनकी मशहूर ज़माना स्टेटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में, जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब से पनामा केस, जिसकी डील के बदले में उनको ये प्लाट सीधा करके दिया गया 2016 में, पनामा केस की डील में, और फिर नेशनल बैंक से इस पर कर्जा भी दिया गया, और ब्रुकवुड वेंचर्स एक बाहर की कंपनी जाली जिसका लेटर बना के वो भी बीच पर लेटर लगाया गया। ये कहानी 85 से शुरू हुई, फिर 2.5 करोड़ के उस वक्त भी इश्तार उनको जंग को मिले, नैब के पास सारा रिकॉर्ड है। ठीक, लेकिन अब मामला ये है कि VIP मेहमान बन के उनको बिठाया गया है, और आज भी अभी जो एहतसाब अदालत में जो उनकी पेशी हुई, फिर आगे फिर रिमांड उनका जुडिशल एक्सटेंड हो गया है। मामला यह है कि मीर शकील रहमान साहब ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के अहाता अदालत में, जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब डील की थी कि हम सुप्रीम कोर्ट की अदलिया की तस्दीक करेंगे, और आपने देखा कि उन्होंने कहा कि ISI को पनामा केस की मॉनिटरिंग के ऊपर व्हाट्सएप, अच्छा व्हाट्सएप वाली कॉलें और वो सारा, फिर तोहिन अदालत, उसी केस में उन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए मैं वो बयान नहीं कर सकता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कहा? अच्छा फिर नहीं, उन्होंने जज साहब के बारे में जो डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किया था अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, कि जज साहब ने अगर ये कहा है तो पता नहीं क्या उन्होंने बात मैं कर नहीं सकता, मेरी जेब नहीं जुबान देती, ना मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं उस तरह का तस्वर भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक कारोबारी आदमी, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, मैं वो काम करूंगा जिससे फ़ायदा होगा, मैं नुकसान वाला घाटे का कारोबार नहीं करूंगा। वाकई उन्होंने कभी घाटे का 98 में उनकी नवाज शरीफ साहब की लड़ाई हुई, मुझे पता है, शोएब मरगूब साहब इस चीज़ के गवाह हैं। सारा मवाद दिया छापने के लिए, इन्होंने डील कर ली, उसके बाद अखबार जो है फैल भी गया और इश्तहार भी आ गए। उसके पहले इन्होंने ये जो 58 कनाल और ये जो सारा मामला जौहर टाउन में वो कहानी, उसके अंदर एक बड़ा है, मैं इंसाफ कर रहा हूँ, वो जो असल इसके मालिक है ना मोहम्मद अली, जिसका वालिद है वली मोहम्मद, जी, और उसके 3 हैं, हाजी गुलजार, शौकत और इसरा अरशद, और 4 उसकी बेटियां हैं। इन्होंने क्या जाली मोहम्मद अली तैयार किया, असल मोहम्मद अली की जगह पे जाली मोहम्मद अली तैयार किया, क्योंकि उसके भी 3 बेटे और 4 बेटियां थी।
वहां पे ये खाता फिट किया और वो जो बंदा है उसने लंदन से मुझसे रब्ता कर लिया, इधर के लोगों ने भी रब्ता कर लिया। अब देखें बोल की पहुंच कहां तक है। उन्होंने कहा जनाब हमारे तो चीजें जो गुमी हुई थी और ये माफिया राज था, एलडीए में धक्के मार के भेजता था और आगे मीडिया गॉडफादर था, वो सामने आ गए हैं। सामने आएंगे क्या? हमारे पास आ गए हुकाम को जब हमारे पास आ गए तो फिर तो समझे ना असद खल के पास और बोल में आ गए, तो फिर तो सच का बोल बाला होना है ना, और झूठों का मुंह काला होना। सुन ले यहाँ पे छोटा सा बाबा साहब की इजाजत से अगर इजाजत दें, अच्छा जल्दी से, मामला ये है कि आप मीर शकील रहमान ये जो टोपी डाल रहे हैं, ये जो बाप और बेटे की कहानी है, मशहूर एक्सपर्ट जो ब्लॉग लिखा है मार्क थॉमस ने, मैं समझता हूँ कि मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि अगर ये एक ड्रामा नया है, क्योंकि ये जिस तरह ड्रामा करते हैं, क्योंकि मीर इब्राहिम पिछले दिनों मिले, उन्होंने अपने अब्बू को बाहर निकालने की बजाय उन्होंने कहा जी मुझे तो पैसा चाहिए, यानी बाप की राय की बात नहीं की। साथ एक बड़े एंकर भी गए, बहुत अहम शख्सियात से मिले और उसके बाद ही ये जो इधर फ़ोन होके जो सहूलत भी मिल गई। अब मामला ये है कि पहले भी ये बेगार कैंप इन्होंने बनाया हुआ जंग का, वहां पे लोगों को ये तनख्वाह नहीं देते और कई माह के नीचे इनकी अपनी करोड़ों रुपए की फाइल्स है, अरबों रुपए की बाहर जाता है। मेरी जो इत्तलात हैं, शकील रहमान साहब 3 महीने तो हो गए हैं कि वो अभी तक उनकी बेल नहीं हुई और अगले 3 महीने भी उनकी बेल का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। ये एक चीज़ क्लियर है कि अगले 3 महीने में मीर शकील रहमान की किसी बेल का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और हुकाम के साथ उनकी बातचीत जो है वो भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। अच्छा, शकील रहमान ये चाहते हैं कि किसी तरह से उनको पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए और यहाँ से वो चले जाए, ताकि और दूसरी तरफ उनका अपने जो बेटा है, जो अपना बेटा है मीर इब्राहिम, वो ये चाहता है कि उसने इंडिपेंडेंस देख ली, कारोबार पे उसका कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल है, होल्ड है, वो इस टाइम सारा कारोबार वो चला रहा है और अपनी मनमर्जी कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि बाप जेल में ही रहे और ये कारोबार पे अगले 3-4 महीने में मेरा मुकम्मल कंट्रोल हो जाए, होल्ड हो जाए। वो ये नहीं चाहता कि बाप बाहर आए। बाप फ्रस्ट्रेट हुआ है कि मैं किसी भी तरीके से किसी भी डील में, वो यहाँ तक तैयार है कि जंग और जियो भी मुझसे ले लो, पाकिस्तान में जो बिजनेसेस है मैं वो भी लिक्विडेट करने को तैयार हूं, मुझे बाहर जाने दो। है ये जमीन है फ्रॉड की, इसके ऊपर जो भी है वो अपने कारोबार की चाबियां देने को तैयार है। चाबियां क्या उसने वो चाबियां है क्या यहाँ पे, उसका सब कुछ बाहर है, वो नेशनल यहाँ पे नहीं है, उसकी फैमिली बाहर नेशनल है, सारा कुछ देने को तैयार है। वो लाइबिलिटी जिस तरह कहते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज है वो सारा कुछ देने को तैयार है। प्रॉपर्टी है क्या उसकी, लोगों की तनख्वाह कितने महीने की देनी है, इतना बड़ा जंग जियो इतना बड़ा सारा फ्रॉड करके उसने लोगों की जमीनें छाई हैं, यहाँ पे है क्या, बाहर की उसकी नेशनलिटी है, वहां से वो फंड लेता है, मुहिमार चलाता है, गैर मुल्की फंड से कंटेंट का उसने बेड़ागर कर दिया है और यहाँ बैठ के व्हाट्सएप पे वो खड़े करके डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। ये जो बात है ना, ये उसका बेटा भी यही कर रहा है कि जनाब शकील रहमान जो है वो एंटी नेशनलिस्ट रहा है, वो उसका पाकिस्तान के खिलाफ घोषणा जो है वो कह रहा है कि मुझे मौका दिया जाए, मैं पाकिस्तान के हक में कैंपेन चलाऊंगा, जबकि ज्यादातर जो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चली है वो मीर इब्राहिम चलवाता रहा। चलिए देखते हैं कि इस पे अब कब तक ये चीजें फाइनल हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।